गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकमत का चैप्टर लेकर आए हैं। फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि लोकमत से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, इसका निर्माण, इसकी अभिव्यक्ति के क्या साधन हैं, क्या इसके निर्माण और अभिव्यक्ति में समस्याएं आती हैं और क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं जिससे एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सके। तो देखिए, लोकमत आज हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी सामाजिक समस्या को लेकर, किसी भी सामाजिक समस्या के संबंध में जो साधारण जनता की राय होती है वही लोकमत कहलाता है। तो किसी भी शासन व्यवस्था में अगर हम देखें तो लोकमत का अपना ही महत्व है, चाहे वो राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति सत्ता पर आसीन है वह जानता है कि यदि लोकमत मेरे पक्ष में है, यदि जनता की राय मेरे पक्ष में है, तभी मैं शासन भली प्रकार कर सकता हूँ, अन्यथा मेरे लिए ये संभव नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जनता जो है अपना बदला, अपना आक्रोश, अपनी क्रांति निर्वाचन के द्वारा बताती है कि हमें कौन सी सत्ता चाहिए और कौन सी नहीं। चाहे विदेशी शासन का उदाहरण लें, विदेशी शासन भी क्या करता है कि जनरली ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियाँ बनाता है जिसमें उसका अपना लाभ निहित हो। तो लोकमत जो है समय समय पर उसे चेताता रहता है कि नहीं, आपको लोक कल्याणकारी कार्य भी करने हैं, नहीं तो हम आपकी सत्ता को अस्वीकार कर देंगे। और प्रजातंत्र में तो कहने वाली बात ही नहीं है। प्रजातंत्र तो अपने आप में ही जो है पूरी तरह से लोकमत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनता का शासन है, जनता की राय पर चलना है, जनता ही चलाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकमत का अपना ही महत्व है, चाहे वो किसी भी शासन प्रणाली में हो। जनता की या जनसाधारण की राय को हम जो है उसे नकार नहीं सकते। तो वो क्या करता है, वो उसका महत्व हम इन पॉइंट्स में देख सकते हैं कि वह शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखता है, नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। इसके अलावा वह विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाए रखता है, विभिन्न लोक सेवकों और अधिकारियों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। जो राजनीतिक संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं उनको भी समय समय पर अपने अधिकारों के बारे में बताता है कि हमारे ये अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं और आप किसी भी तरीके से इनका हनन नहीं कर सकते। और जो राजनीतिक दल हैं उनको निस्वार्थ बनाए रखने में भी लोकमत का बहुत बड़ा महत्व है। अब ये तो हमने सिर्फ समझ लिया कि लोकमत क्या है, साधारण जनता की राय। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको सबसे पहले लिखना है लोकमत का अर्थ क्या होता है। तो साधारण शब्दों में तो मैं यही कहूँगी कि लोकमत का अर्थ है जनता की राय। लोक यानी कि जनता, मत माने राय, तो जनता की राय। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, हमें ये भी बताना है साथ में कि लोकमत जनरली बनता किस चीज़ से है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निहित होती हैं। देखिए, लोकमत की प्रमुख 3 विशेषताएं हैं जो आप एग्जाम में बताएंगे कि लोकमत की प्रमुख 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली यह है कि वह जनसाधारण की राय है। इसका मतलब ये है कि जो लोकमत है वो समाज के किसी मुख्य वर्ग या एलीट वर्ग को लेकर बनाई गई राय नहीं है कि बस कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं और उन्हीं की राय पर जनसाधारण की मतलब जनमत जो है हमने निश्चित करा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जनमत बिल्कुल निम्न वर्ग का जो हमारा तबका है उसकी भी राय उसमें शामिल होगी, सिर्फ सभ्य या फिर जो उच्च वर्ग है उसकी राय शामिल नहीं होगी। तो जनसाधारण की राय होगी जनमत। दूसरा, वह स्थायी और विवेक पर आधारित होगी, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर समय समय पर बदलने वाली नहीं, बल्कि स्थायी रहेगी और विवेक पर आधारित होगी। किसी के बहकावे या प्रलोभन में आकर नहीं, विवेक पर आधारित राय होगी। और तीसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि लोकमत जो है जन कल्याण की भावना से प्रेरित होगा। जन कल्याण, उसमें किसी का स्वार्थ या अपना फायदा निहित नहीं होना चाहिए, बल्कि जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो। तो हम कुल मिलाकर इन तीनों बातों को जोड़कर ऐसे बता सकते हैं कि लोकमत जो है वह उस आम जनता की राय है जो कि विवेक पर आधारित हो, साथ ही जनहित उसमें निहित हो, जो पूर्णतः जनहित उसके अंतर्गत निहित हो, यानी कि जनसाधारण की राय उन विचारों को मिलकर बनाई गई है जो कि विवेक पर आधारित होंगे और साथ ही जन कल्याण से प्रेरित होंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि लोकमत का निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है हमारा मानव तत्व। ये कुल मिलाकर 9 पॉइंट्स हैं
और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे। भले इसके अंदर की जो डिटेल है वो आप शॉर्ट में कर दें, लेकिन हेडिंग्स आप सारे डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मानव तत्व। देखिए लोकमत जो है जनता की राय है, तो जनता कौन है? मनुष्य। तो उन मनुष्यों का होना बहुत अनिवार्य है, लोकमत इसके बिना संपूर्ण नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि कौन कौन मनुष्य है, कौन लोग, किसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो इसको हमने मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण विधायक, जिन्हें जनता अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है, चुनती है, वह विधायक, महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के संपादक, संवाददाता, ये लोग। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो जिनका कार्य ही जनता से जुड़े रहना और उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान खोजना होता है। दूसरी श्रेणी में वो लोग होते हैं जो अपने कार्य व्यापार में तो लगे हैं, लेकिन साथ के साथ ही कार्य व्यापार में लगे होने के साथ अन्य सामाजिक मुद्दों से भी वो जुड़े होते हैं। यही वाली ठीक है, सेकेंड ईयर ना, हाँ यही वाली बुक है, हाँ इसी में सब। तो दूसरी श्रेणी के वो वाले लोग होते हैं जो कार्य व्यापार से तो जुड़े होते हैं, लेकिन साथ ही सामाजिक मुद्दों में भी उनकी विशेष रुचि होती है। तो 2 श्रेणियां तो ये हो गई। तीसरी श्रेणी वो होती है जो स्वयं अपनी राय नहीं बना पाती, बल्कि उपरोक्त दोनों के दिए गए निर्णयों के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करके किस राय के साथ उसको जाना है यह निश्चित करती है। तो ये 3 श्रेणी है, लेकिन कुल मिलाकर क्या है कि मनुष्य बेसिकली जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर जनता नहीं है तो जनता की राय कहाँ से आएगी? दूसरा पॉइंट है इसमें समाचार पत्र और प्रेस। देखिए समाचार पत्र हम डेली पढ़ते हैं, तो जो समाचार पत्र होते हैं उसमें हमें रोज़मर्रा की महत्वपूर्ण खबरें सुनने के लिए मिलती हैं, समस्याएं सुनने के लिए मिलती हैं, लोगों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन सुनने के लिए मिलते हैं, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा जनमत का निर्माण कैसे हो रहा है? जब मनुष्य इन चीज़ों को पढ़ रहा है तो वो ज़रूर अपना विवेक इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ राय ज़रूर बनाता है कि आज ये सुनने के लिए मिला, अरे ऐसे होना चाहिए था, सरकार ने ये क्या लिख दिया, ऐसे लिखा जाना चाहिए था, ये सब चीज़ें। इसके अलावा समाचार में एक एडिटोरियल पेपर होता है जिसके अंदर कोई भी संवाददाता या बहुत वरिष्ठ लोग जो वास्तव में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अच्छी पकड़, अच्छी समझ रखते हैं, वो अपने विचार उस मतलब किसी भी विशेष मुद्दे, पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड उसमें लिखते हैं, तो उसे भी हम पढ़कर अपनी राय बनाते हैं, क्योंकि वो सभी पक्ष उसके अंदर उसके डिस्कस करते हैं। तो है ना, तो प्रेस और समाचार पत्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है लोकमत के निर्माण में। तीसरा रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न, ये भी वही वाली चीज़ है। रेडियो में हम सुनते हैं चीज़ों के बारे में, समाचार सुनते हैं। सिनेमा इसलिए कहा गया है क्योंकि सिनेमा जो है ये कहते हैं कि समाज का आईना होता है, जो चीज़ें समाज में घटित हो रही होती हैं उन्हीं मुद्दों पर आधारित सिनेमा में दिखाने की कोशिश की जाती है। मंच या सार्वजनिक सभाएं, ये भी वही है कि जब एक ही विचारधारा के लोग मिलते हैं तो अपने अपने विचारों से और लोगों को अवगत कराने के लिए सभाएं आयोजित की जाती हैं। मंच पर खड़े होकर वो अपनी बात रखते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत होने वाले लोग उनकी बातें सुनते हैं, अन्य लोग भी सुनते हैं और अगर प्रभावित होते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं। शिक्षण संस्थाएं, देखिए शिक्षण संस्थाएं इसलिए कहा गया है क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य ना चाहे तो भी अध्यापक का बहुत प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो सीखता है अपने अध्यापक से कि अध्यापक क्या कहना चाह रहा है, वहाँ से वो समाज में रहना, समाज की अच्छी बुरी सभी चीज़ें वहाँ से सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी एक व्यक्ति बच्चे के रूप में ही सही, फिर वो वयस्क होता है तो धीरे धीरे उसकी भी एक राय बनती है। फिर जब वो उससे प्रभावित है और उसे उसके सही या फिर सही पहलू देखने के लिए मिलते हैं तो वो अपने अन्य सहपाठी या अन्य लोगों को समझाने का प्रयास करता है और जनमत का निर्माण करता है। धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक संघ, देखिए धार्मिक संघ होते हैं, आर्थिक संघ आप कहेंगे धार्मिक संघ कैसे? ये जो धर्म की सभाएं होती हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लोग बाग इसके अंदर जाते हैं, गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं, तो आप भी जानते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित होते हैं, तो जहाँ गुरु जी ने कह दिया वहीं वोट डाल दी, तो ये भी तो लोकमत का निर्माण हो रहा है। विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो जिस सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ है उनका प्रमुख जिस ओर जाएगा जनता उसी ओर जाएगी। तो ये जो संघ होते हैं विभिन्न प्रकार के, ये भी जनमत का निर्माण करते हैं। निर्वाचन आप जानते ही हैं, निर्वाचन के द्वारा तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, व्यक्ति की जो राय है वो स्पष्ट, मौन या स्वीकृत रूप से जो है स्पेशली कहाँ दिखाता है, निर्वाचन के समय में अपनी राय बताता है।
तो निर्वाचन में जब विभिन्न प्रतिनिधि उसके घर पर आते हैं और उससे जानकारी करते हैं, तब वो एक राय का निर्माण होता है, क्योंकि वो जानते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को उसी तरह की बातें, उसी तरह के वादे करते हैं जिससे जो उस व्यक्ति से संबंधित होते हैं। समझ गए? अगला है व्यवस्थापिका सभाएं और राजनीतिक दल। तो जो राजनीतिक दल होते हैं ये तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं जो कि हमारी सार्वजनिक मुद्दे और समस्याओं को लेकर ही निर्मित हुए हैं। उन्हीं का निर्माण, उन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ये निर्मित होते हैं। और जो लोग उन समस्याओं से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ हमारी भी है और हमारा भी समाधान हो जाएगा, तो हम लोग उस राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं और उस राजनीतिक दल की राय हमारी राय बन जाती है। तो ये मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे लोकमत का निर्माण हो रहा है। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि लोकमत के निर्माण में बाधाएं क्या क्या आती हैं, क्या ऐसी परेशानियां हैं जो स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं होने देती। देखिए स्वस्थ लोकमत क्या होता है, जनता की राय हमने पढ़ लिया लोकमत, लेकिन उसका स्वस्थ होना यानी कि वो विवेक पर पूर्णतः आधारित हो और जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो। अगर वो प्रलोभन के आधार पर बनी हुई राय है तो वो स्वस्थ लोकमत नहीं होगा। अगर उसमें किसी का स्वार्थ निहित है तो वो स्वस्थ लोकमत नहीं है। तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में क्या बाधाएं हैं? निर्धनता और भीषण आर्थिक असमानताएं। देखिए गरीबी जो है वो स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं होने देती। अगर व्यक्ति चाहता है, वो जानता है कि फला सरकार जो है अच्छी नहीं है या मेरे हितों को नहीं साध पाएगी या मेरे भले के लिए काम नहीं कर पाएगी, तब भी वो चाहकर भी उसके विपक्ष नहीं कर पाता, उसके विरुद्ध नहीं हो पाता। कारण ये कि उसको उसकी आर्थिक विषमताओं को देखते हुए उसके हाथों पर पैसा रख दिया जाता है या कोई भी अन्य ऐसा प्रलोभन जो उसकी समस्या, जो उसकी तत्कालीन परिस्थितियों में काम आ सके, तो उस जगह वो दब जाता है व्यक्ति। और जो पैसे से संपन्न होगा उसे नहीं दबाया जा सकता। एक धनी निर्धन व्यक्ति को जो है पैसे के बल पर उसकी राय को बदल दिया जाता है और वो अपनी राय स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। आप अच्छे से जानते हैं हर निर्वाचन के अंदर यही चीज़ें होती हैं। लोगों को लालच दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो इन प्रलोभनों में आता कौन है? एक निर्धन व्यक्ति। अमीर धनी या एक आर्थिक रूप से सबल व्यक्ति इन प्रलोभनों में नहीं फंसेगा। दूसरा है निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली। निरक्षरता यानी कि जो शिक्षित नहीं है, उसका विवेक काम नहीं कर रहा है। जो अशिक्षित व्यक्ति है वो तुरंत दूसरे की बातों में आ जाएगा, क्योंकि वो उसका अपना विवेक नहीं, अपनी समझ नहीं, वो नहीं जानता सही गलत क्या है। किसी ने कहा कि ये सही है, हाँ भाई ये सही कह रहा था, वो भी तो कह रहा है, तो ठीक है मेरी तरफ से भी डन। तो ये चीज़ है, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, उसको अच्छी शिक्षा मिली होगी, तो वह किसी के बहकाए में या प्रलोभन में नहीं आएगा। अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण करेगा। पक्षपातपूर्ण समाचार पत्र। आप देखिए कि कोई भी शासन व्यवस्था आती है, कोई भी सरकार सत्ता में होती है, वो समाचार पत्रों को एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि खरीद लिया है। वो वही चीज़ें छापेंगे जो सरकार चाहती है। वो चाहकर भी जो है सरकार के खिलाफ या उसके गलत कार्यों को नहीं छापते। कारण ये है कि सरकार जो है उन पर कई प्रकार के दबाव बना देगी, उनका समाचार पत्र भी बंद करवा सकती किसी भी आरोप में। भैया जब सत्ता हाथ में है तो कुछ भी करवा लो। तो ये जो समाचार पत्र है ये पक्षपातपूर्ण है अगर, तो लोकमत का निर्माण नहीं होगा। लोग ये जान ही नहीं पाएंगे कि वर्तमान सरकार में क्या खामियां हैं, क्या ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता, हमें तो जो समाचार पत्र में दिखा रहा है अच्छा दिखा रहे हैं बस। तो अब मनुष्य अगर विवेकी है, शिक्षित है, तो वो इस चीज़ को देख पाएगा, अन्यथा नहीं। अगला है दोषपूर्ण राजनीतिक दल। वही वाली चीज़ है, राजनीतिक दल अगर दोषपूर्ण है, गलत है, खराब है, तो वो लोगों को जो है किसी भी तरीके से प्रलोभन देकर या उनकी परिस्थितियों का लाभ उठाकर उन विचारों से जो है अपने पक्ष में उन्हें कर लेंगे और वो बेचारे अपनी परिस्थितियों के चलते, चाहे वो आर्थिक रूप से दबे हुए हो या किसी का कोई काम अटक रहा हो, कुछ भी चीज़ समझ लीजिए, तो ये जो दोषपूर्ण राजनीतिक दल है वो उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं और उनका मत लोकमत ना होकर उनके पक्ष में चला जाता है, स्वार्थी हो जाता है। वर्गीयता और सांप्रदायिकता, यानी कि हम सभी लोग जो है वर्गों में और संप्रदायों में बटे हुए हैं। अगर मुझे पता है कि मुस्लिम व्यक्ति खड़ा है, मैं मुस्लिम हूँ, और एक मुस्लिम व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही काम नहीं करता है, लेकिन मुझे पता है मेरे संप्रदाय का है, मेरे गाँव का है, मेरे देश का है, मेरी भाषा का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरी जाति, मेरी धर्म का है, तो मैं वोट उसी को दे रही हूँ। उसके अलावा तो मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। चाहे दूसरे धर्म का व्यक्ति हो, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर वो बेहतर काम कर रहा है तो मैं उसे क्यों नहीं चुन रही हूँ? मैं उसे इसलिए नहीं चुन रही हूँ क्योंकि मेरा जो विवेक है वो समाप्त हो चुका है। मैं वर्गों और संप्रदायों में बटी हुई हूँ। समझ गए?
अगला है सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना का अभाव। इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इन सार्वजनिक मुद्दों से संबंध नहीं रखते। उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है समाज में, उनको बस पता है कि उठो काम पे जाओ, कमा के लाए, खाए पिए सो गए, अगले दिन फिर उनकी वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, हमारे फ़ायदे का काम कर रही है, हमारे नुकसान का कर रही है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कुछ नहीं पता उन्हें। तो उन लोगों की भी ऐसे लोगों की वजह से भी एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं हो पाता। उनके लिए तो वोट देना भी बस एक काम है, हाँ ठीक है डाल आएंगे, जिसको कहा जाएगा, जिसके यहाँ से मिठाई आ जाएगी उसके यहाँ वोट डाल देंगे हम। तो ये चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं हमें कि किस तरह से एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि स्वस्थ लोकमत के निर्माण में ये बाधाएं हैं। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सके? सबसे पहला है सुशिक्षित व समझदार जनता, यानी कि जो जनता है वो शिक्षित हो, समझदार हो, तभी एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सकेगा। आपको पता है कि जब व्यक्ति समझदार होगा, शिक्षित होगा, विवेकी होगा, तो वह सही गलत का भेद जान पाएगा और सही के साथ ही अपनी राय रखेगा और अन्य लोगों को भी उसके प्रति जागरूक करेगा। आर्थिक समानता, मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, जिनका आर्थिक स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, वो लोग जल्दी ही उनका फ़ायदा उठा लिया जाता है उनकी परिस्थितियों का। और जो राजनीतिक दल होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं कि उन लोगों को पैसा, मिठाई, कपड़े देकर उनके वोट खरीद लेते हैं, उनकी अपनी कोई राय, अपना कोई मत नहीं रह जाता। तो अगर हमारे समाज में आर्थिक समानता होगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति इतने निचले स्तर का नहीं होगा कि उसकी गरीबी का लाभ उठाया जा सके, तो एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण अवश्य हो जाएगा। यानी कि उसको फिर पैसे के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है, वो जानता है उसे क्या करना है। ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र प्रेस, यानी कि जो प्रेस होती है जिसमें समाचार पत्र छप रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ये स्वतंत्र होनी चाहिए। इस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इसका काम होना चाहिए कि जो सत्ता पक्ष है, जिस सरकार को जनता ने चुना है, वो कितना काम कर रही है और कितना नहीं, सिर्फ ये बताना, उसकी सही, अच्छी और खराब दोनों ही बातों से जनता को जागरूक कराना, ताकि हमें पता रहे कि क्या सरकार उन कार्यों को कर रही है जिन कार्यों को मस्तिष्क में रखकर हमने उसको चुना था। ठीक, अगर वो दबाव में रहेगी, स्वतंत्र नहीं होगी, तो वह इस कार्य को सही प्रकार नहीं कर पाएगी और स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं हो पाएगा। स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक दल भी दोषपूर्ण नहीं होने चाहिए, वो भी निष्पक्ष होने चाहिए, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने चाहिए, तभी एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण होगा। सांप्रदायिकता का अंत होना चाहिए। सांप्रदायिक भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मेरी जाति, मेरी धर्म, मेरी भाषा, मेरे क्षेत्र का वो व्यक्ति है, नहीं। आप निष्पक्ष होकर, सिर्फ भारतवासी होकर ये सोचिए कि क्या ये व्यक्ति जिसे हम चुन रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक। राष्ट्रीय आदर्शों के संबंध में एकता, यानी कि जो लोकहित है, राष्ट्रीय आदर्श से मतलब कि जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आप अपनी राय दे रहे हैं, अपनी वोट दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, वो राष्ट्रीय जो आदर्श है वो एक होने चाहिए, सबके अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर आप भारतवासी की नज़र से देखते हैं तो सबके हित जो है एक समान ही होंगे। अगर आप संप्रदाय में बढ़ जाएंगे तो ज़रूर हित समान नहीं हो सकते हमारे। विचार, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, तभी एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण हो सकेगा। अगर आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो कैसे आप अपनी राय बना पाएंगे। ठीक। शांतिमय वातावरण होना चाहिए, यानी कि वातावरण जो है वो भी शांतिमय हो, किसी प्रकार के आतंकी जो है माहौल नहीं होना चाहिए। तो लोग डरे रहेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे और नहीं जान पाएंगे कि समाज में, हमारे राज्य देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत, न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत का क्या अर्थ है कि जो बहुमत है, जिसको बहुमत मिला है वो न्यायप्रिय हो, जिसे पता है कि मुझे चुना गया है तो मुझे न्यायप्रिय होना चाहिए, मुझे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। और सहनशील अल्पमत हो, जिसको कम वोट मिली है या जो सरकार नहीं बना पाया, वो भी सहनशील होना चाहिए, अपनी कमियों को देखते हुए उसे उनमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ आतंकी सोच बनानी चाहिए। ठीक है। तो ये जो जितनी भी हेडिंग्स हैं आपकी, लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति, लोकमत के निर्माण में बाधाएं और स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, इनको आपको अच्छे से याद करना है। भले ही इनमें आप एग्जाम के अंदर 2-2, 3
3-4 लाइनों में अपनी बात स्पष्ट करके आएँ, लेकिन आपको हेडिंग सारी की सारी देनी है ताकि जो एग्जामिनर है वो अच्छे से जान पाए कि हाँ बच्चे को जानकारी है। बात समझ गए? तो ये आपका लोकमत का चैप्टर था, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, कुछ समझ नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा जल्दी से पढ़ाने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोग समझ आएंगे। थैंक यू।